यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों को 4 साल बाद एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। प्राधिकरण के अधीन गौतम बुद्ध नगर जिले के 96 गांव का मुआवजा बढ़ेगा। अब किसानों को मुआवजा एयरपोर्ट परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बराबर मिलेगा। किसानों को 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। प्राधिकरण के इस फैसले से 1 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना प्राधिकरण के अधीन 96 गांव आते हैं। जेवर के एयरपोर्ट आने के बाद यहां पर औद्योगिक इकाइयां भी खूब आई है। फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, अपैरल पार्क, टॉय सिटी जैसी परियोजनाएं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आ रही है। प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के बाद किसानों को भी मुआवजा दर बढ़ने की उम्मीद थी। इसके लिए किसान संगठन मांग कर रहे थे। अब यमुना प्राधिकरण ने इस पर फैसला ले लिया है। यमुना प्राधिकरण अपनी परियोजना के लिए सीधे किसानों से जमीन खरीदता है। प्राधिकरण किसानों को 1827 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देता है। साथ ही कुल जमीन का 7% विकसित भूखंड भी देता है। ये दर 2016 में लागू की गई थी। तब से अब तक मुआवजा नहीं बढ़ा था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल इस साल 6 मई को खत्म हो गया। इन खाली एमएलसी सीटों पर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इन रिक्त सीटों के लिए मतदान आगामी 1 दिसंबर को होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन रिक्त सीटों पर 5 नवंबर को जारी अधिसूचना जारी की जाएगी। उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 17 नवंबर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। 1 दिसंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। डाकघर के बचत बैंक खाता धारक अपने खाते का बैंक बैलेंस जांच ले। अगर धनराशि 500 रुपये या इससे कम है तो उनके खाते से 100 रुपये स्वतः कटने लगेंगे। डाकघर के बैंक बचत खाते में 500 रुपये के न्यूनतम बैलेंस रखने का नियम 11 दिसंबर से लागू हो जाएगा। डाक विभाग ने बचत बैंक खाते से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत डाकघर बचत बैंक खाते के लिए 500 रुपये न्यूनतम बैलेंस शेष बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। अगर खाताधारक इस न्यूनतम राशि को बनाए रखने में विफल होता है तो 100 रुपये वार्षिक फीस की कटौती हो जाएगी। निदेशक डाक सेवा शहनवाज अख्तर ने बताया कि कटौती के बाद अगर खाते में शेष शून्य हो जाता है तो ऐसे खाते स्वतः ही बंद हो जाएंगे। नियम बदलने के कारण डाकघर में खाता अब 50 रुपये से नहीं खुल पाएगा। दीपावली पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को सौगात देने के लिए 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ सकते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री 400 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को दीपावली से पहले काशी आमंत्रित किया जाए और तैयार हो चुकी परियोजनाओं की सौगात जनता को दिलवाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। पीएमओ की हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन तैयारी में जुटेगा। सूत्रों की माने तो लोकार्पण और शिलान्यास के प्रस्ताव के लिए वर्चुअल माध्यम का भी विकल्प दिया जाएगा। 401.93 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। यात्री सुविधाओं से लेकर राजस्व तक के मुकाम हासिल करने वाले लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सोमवार से निजी हाथों में चला गया। अब अडानी ग्रुप इसके विकास, प्रबंधन और वित्तीय मामलों के फैसले लेगा। दिल्ली से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की टीम तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंची। अडानी समूह को 50 सालों के लिए एयरपोर्ट की कमान सौंपी गई है। अडानी ग्रुप ने हवाई अड्डा संभाल लिया है, लेकिन 3 साल तक वो एयरपोर्ट प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। एयरपोर्ट निदेशक को छोड़कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 124 एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव अधिकारी व कर्मचारी पहले की तरह ही काम करेंगे, लेकिन निर्देशन अडानी ग्रुप के अधिकारियों का रहेगा।
परिवहन निगम ट्रेन से आने वाले गोंडा, बहराइच और बलरामपुर की यात्रियों के लिए चारबाग बस अड्डे से बसें मुहैया कराने जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन से उतरकर बस पकड़ने के लिए केसरबाग अड्डे नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बसों का डायवर्जन किया गया है। गोरखपुर और दिल्ली रूट से आने वाली बसें कमता चौराहे के अवध बस अड्डे पर जाएंगी। देवीपाटन क्षेत्र की बहराइच, गोंडा व बलरामपुर की बसें केसरबाग अड्डे के बजाय चारबाग तक आएंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे के भीतर 25 लोगों की मौत हो गई, जिससे इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,076 हो गई है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर पिछले 45 दिन में लगातार घट रही है। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,788 मामले सामने आए, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 4,85,609 हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बचपन स्वस्थ और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक सुनहरे उत्तर प्रदेश के सपने साकार नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, पर अब भी हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती है। हमें इसे राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने के लिए हर कोशिश करनी होगी। अगले दिसंबर में प्रदेश की जनता को एक और बेहतरीन चिड़ियाघर की सौगात मिल जाएगी। ये प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर होगा और बाकी दोनों से काफी बड़ा होगा। इस समय प्रदेश में 2 चिड़ियाघर है, पहला लखनऊ में और दूसरा कानपुर में, तीसरा गोरखपुर में बनकर तैयार है और तमाम औपचारिकताओं के बाद आने वाले दिसंबर आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम ने 2 दिन पूर्व गोरखपुर चिड़ियाघर का निरीक्षण कर इस चिड़ियाघर को नियमानुसार पूरी तरह से दुरुस्त पाया और मामूली फेरबदल के बाद इसे आम जनता के लिए खोलने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। अब इस चिड़ियाघर में देशी विदेशी वन्य जीवों को लाए जाने के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। गोरखपुर चिड़ियाघर के निदेशक राजा मोहन के अनुसार लखनऊ और कानपुर चिड़ियाघर के अलावा इटावा लायन सफारी में गोरखपुर चिड़ियाघर में लाए जाने वाले वन्य जीवों को रखा जाएगा। इन्हें बारी बारी से गोरखपुर लाया जाएगा और चिड़ियाघर में उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 3 सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके बाद उन्हें उनके लिए बनाए गए बाड़ों में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश निर्यात बढ़ाने के लिए अब सर्विस सेक्टर पर फोकस करने जा रहा है। शिक्षा, पर्यटन, स्टार्टअप, मेडिकल, वैल्यू, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य आदि सेक्टर से निर्यात की तैयारी है। इसके तहत पहले प्रोफेशनल तैयार करने के लिए पर्यटन, आतिथ्य, आयुष, वेलनेस समेत कई क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम चलाने की जरूरत है। प्रदेश सरकार की नई निर्यात नीति में इस बात का खास प्रावधान किया जा रहा है। यूं तो सर्विस सेक्टर में निर्यात की मुहिम चैंपियन सर्विस के रूप में यूपी में शुरू हो चुकी है, लेकिन नई मुकम्मल नीति लागू होने के बाद इसमें खास तेजी आएगी। ये सेक्टर जीडीपी, निवेश, निर्यात, रोजगार के लिहाज काफी संभावनाओं वाला माना जा रहा है। प्रदेश से सेवा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की और सेवाओं को चिन्हितीकरण किया जाएगा। नई निर्यात नीति के मसौदे के मुताबिक उनके विकास के लिए अनुकूल परिवेश तैयार होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के तहत एक मुकम्मल प्रस्ताव तैयार कर संबंधित केंद्रीय नोडल विभाग को भेजे जाएंगे। प्रदेश के सर्वाधिक निर्यात संभावनाएं वाले सेवा क्षेत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों संस्थानों के सहयोग से क्षमता का विकास से संबंधित कई पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इनमें नर्सिंग, केयर गिवर्स पाठ्यक्रम, आयुष और वेलनेस प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता विकास, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं और शैक्षणिक सेवाएं शामिल हैं। राजधानी लखनऊ की हवा दिल्ली से खराब हो गई है। यहां पर AQI 312 माइक्रोग्राम के साथ लाल निशान पर पहुंच गया है, जबकि लंबे समय से लाल निशान पर रहने वाली दिल्ली की हवा अब नारंगी रंग पर पहुंच गई है। यहां पर AQI 293 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की मॉनिटरिंग में देश के प्रदूषित शहरों में लखनऊ 13वें स्थान पर है। वाराणसी की हवा भी इतनी ही प्रदूषित है। बीते 28 अक्टूबर तक लखनऊ की हवा बहुत खराब श्रेणी में थी। उस दिन AQI 326 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से गिरावट आनी शुरू हो गई है। हवा की गुणवत्ता का रंग लाल से नारंगी में पहुंचने लग गया है। AQI घटकर 270 माइक्रोग्राम पहुंच गया है।
30 अक्टूबर को इसमें और गिरावट हुई और AQI 219 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इसके बाद से इजाफा होना शुरू हो गया। अगले दिन 31 अक्टूबर को AQI 226 रिकॉर्ड किया गया, लेकिन 1 नवंबर को इसमें तेजी से इजाफा हुआ। AQI 92 पॉइंट बढ़कर 318 माइक्रोग्राम पहुंच गया। हालांकि सोमवार को मामूली कमी हुई। 6 पॉइंट की गिरावट के साथ ही AQI 312 माइक्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक वर्तमान में त्योहारों के आयोजन का समय है। ऐसे में जिलाधिकारी, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए तैयार रहे और अवकाश पर न जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश हैं। इसको लेकर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाए और इन घटनाओं को प्रभावी रूप से रोका जाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम में कई जिलों में वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। इस संबंध में कार्य योजना तैयार कर अमल किया जाए। इसको लेकर तत्काल बैठक करके वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हाल ही में सीएम योगी ने केंद्र सरकार की तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी त्योहारी एडवांस देने का ऐलान किया था। उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने अपने कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत के बदले नकदी वाउचर और खरीदारी के लिए 10,000 रुपये अग्रिम देने का ऐलान किया है। कर्मचारियों को परंपरागत तौर पर जो भी लाभ मिलता है उसे सरकार देगी। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही प्रदेश में कागज वाले स्टैंप पेपर पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देगी। ई स्टैंप के जरिए लोग एक ही पेपर पर 10 रुपए से लेकर करोड़ों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके लिए जहां रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी, साथ ही उसे आजीवन सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ स्टैंप वेंडर का लाइसेंस प्राप्त कर युवा खुद को आत्मनिर्भर भी बना सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से ऐसे युवाओं को लाइसेंस जारी किए जाएंगे जो कंप्यूटर में दक्ष हो। बेरोजगार युवा जिला प्रशासन और निबंधन कार्यालय में जाकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी जिले में 125 के करीब ही लाइसेंस प्राप्त वेंडर हैं। ई स्टैंप के तहत वेंडरों के लिए सीमा हटा दी जाएगी। वर्तमान में एक वेंडर एक बेनामे पर अधिकतम 15,000 रुपए के स्टैंप बेच सकता है। ई स्टैंप की व्यवस्था में ऐसी बंदिशें नहीं होगी। अब तक एक वेंडर अपने लाइसेंस पर एक ही बेनामे में कितने भी रकम के ई स्टैंप जारी कर सकेगा। हर स्टैंप पर उसे स्टॉक होल्डिंग कंपनी से करीब 23% कमीशन मिलेगा। बरेली से दिल्ली और लखनऊ के हवाई सफर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर में बरेली से दिल्ली लखनऊ का हवाई सफर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एयर इंडिया की अलायंस एयर का 72 सीटर ATR 72 विमान बरेली से उड़ान भरेगा। AI बरेली एयरपोर्ट के डायरेक्टर से पिछले सप्ताह तैयारियों को लेकर रिपोर्ट ले चुका है। बरेली एयरपोर्ट पिछले साल मार्च से उड़ान के लिए तैयार है। एयरलाइन कंपनियों को लेकर खींचतान चल रही है। कई कंपनियां बरेली एयरपोर्ट का जायजा लेने के लिए भी के बाद भी वापस नहीं आई। अगस्त में केंद्र ने सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के एयरलाइन एयर को बरेली से हवाई सफर की जिम्मेदारी दी थी। करीब 2 महीने पहले एयरलाइन एयर के अधिकारियों ने बरेली एयर टर्मिनल का जायजा लिया था। त्रिशूल के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उड़ान शुरू करने पर सहमति हो गई थी। एयरलाइंस एयर ने AIE से उड़ान शुरू करने की अनुमति मांगी है। ATR 72 बरेली से हवाई सफर शुरू करेगा। अधिकारियों के मुताबिक नवंबर में ATR 72 की ट्रायल लैंडिंग की जाएगी। एयरलाइंस एयर ने दिल्ली के साथ साथ लखनऊ के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की इजाजत मांगी है। टर्बो एविएशन भी बरेली से लखनऊ के लिए हवाई सफर के लिए तैयार है और उसको सरकार पहले ही इजाजत दे चुकी है। हालांकि टर्बो एविएशन लगातार सुस्ती दिखा रहा है। अलायंस एयर को अनुमति मिलने के बाद टर्बो का पत्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। एयर टर्मिनल की फर्स्ट फेज की बिल्डिंग 19 महीने से तैयार है। पोर्टा, केबिन और वेटिंग हॉल समेत सभी व्यवस्था काफी समय पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। टिकट काउंटर और वाहनों की पार्किंग का भी इंतजाम हो चुका है।
बरेली से उड़ान शुरू करने के लिए अस्थायी बिल्डिंग पिछले साल मार्च में तैयार कर दी गई थी। उड़ान का इंतजार करते करते एयरपोर्ट के सेकेंड फेज की बिल्डिंग भी तैयार होने के कगार पर पहुंच गई है। करीब 85% काम पूरा हो चुका है। पोर्टा केबिन में फिनिशिंग का काम बचा है। AIE ने एयरपोर्ट में पौधारोपण का टेंडर भी जारी कर दिया है। दिसंबर तक हर हाल में बिल्डिंग को फाइनल करने की तैयारी है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए अवध यूनिवर्सिटी को 5 लाख दीपक जलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके चलते विश्वविद्यालय ने 6 लाख दीपकों की सप्लाई का टेंडर भी निकाल दिया है। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम के लिए दीपोत्सव की जगह चुन ली गई है। बाकी अन्य सभी तैयारियां भी जोरों पर है। इस दीपोत्सव के मौके पर सरयू के तट पर कुल 24 बड़े और छोटे घाटों को रोशनी से चमकाने के लिए तय कर लिया गया है। दीपोत्सव के दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो करने की भी पूरी तैयारी की गई है। दीपकों को सजाने के दौरान भी दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा और इस बार सजाए जाने वाले सभी दिए एक ही आकार के होंगे, क्योंकि इस दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराए जाने का प्लान है। राजधानी लखनऊ के अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को रनवे रात से सुबह तक बंद रखा जाएगा। 31 मार्च तक रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक कोई विमान उड़ान नहीं भर सकेगा, ना ही उतर सकेगा। लखनऊ एयरपोर्ट की ओर से इस संबंध में नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार रनवे की मरम्मत के साथ विस्तार के कार्य शुरू होने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रनवे को बंद करके ये कार्य कराए जाएंगे। रात और तड़के जाने या आने वाली 11 उड़ानों के समय में बदलाव किया गया है। देर रात या सुबह सुबह आने वाली इन उड़ानों में पुणे, शारजाह और दुबई के विमान शामिल हैं। इनके समय में बदलाव किए गए हैं। एयरपोर्ट पर 8 नए एप्रन बनाने का कार्य शुरू हो गया है। विमान रनवे पर उतरने के बाद टैक्सीवे से होता हुआ एप्रन पर रुकता है। अभी तक एयरपोर्ट पर 14 एप्रन हैं। अब इनकी संख्या 2 से 3 महीनों में बढ़कर 22 कर दी जाएगी, यानी एक समय में 22 विमान एप्रन पर रुक सकेंगे। इसका सीधा लाभ आने वाले समय में यात्रियों को मिलेगा। एक तरफ रात में रुकने के लिए विमानों को जगह मिल जाएगी। इससे कुछ स्थानों के लिए सुबह सीधी उड़ान मिलेगी। साथ ही एयरपोर्ट से अधिक उड़ानों का परिचालन संभव हो सकेगा। राजधानी के एयरपोर्ट से अब तक 125 तक विमानों का एक दिन में संचालन हो चुका है। बाराबंकी के लोनीकटरा क्षेत्र के मंगतन पूर्वा मजरे खेवीपुर में आग लग गई। आजाद, नान, उदकऊ, पप्पू और चंद्रशेखर के घरों में रखा अनाज और अन्य सामान जलकर राख हो गया। नकदी भी आग में नष्ट हो गई। नन्हा के 2 और उदकऊ का 1 सुअर और 3 बकरियां जलकर मर गई है। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने आग को बुझा दिया है। बहराइच जनपद में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि जनपद की जिन चीनी मिलों द्वारा अब तक किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान अविलंब सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही जनपद के सभी विकास खंडों में धान क्रय केंद्र शुरू नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है और धान को बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर है। एटा जिले में 14 साल की छात्रा की मौत एक पहेली बनी हुई है। परिजनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से नाराज ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा और इस दौरान सभी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। फर्रुखाबाद में शहर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन पर गांव बराकेशव निवासी युवक का शव कटा हुआ मिला था। स्वजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस लाइन गेट पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिससे दोनों ओर का यातायात थम गया, लेकिन कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपनी मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार करवाया। उधर जाम लगाने से दोनों ओर का यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने लोगों का वीडियो बनाया। हापुड़ के सिटी कोतवाली
थाना क्षेत्र के आर्य कन्या पाठशाला में केंद्र और यूपी सरकार की योजना नारी शक्ति नारी मिशन के तहत आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए परवेज अली जूडो एक्सपर्ट ने छात्रा को मंचलों से बचने के गुण सिखाए। सीओ रूपाली रॉय ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और ऐसे असामाजिक तत्वों की छेड़खानी रोकथाम के लिए सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए गए हैं। हापुड़ में मंदिर जाते समय छात्रा पर हुए चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने सिरफिरे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मानसिक रूप से बीमार लग रहा है, जिसने एक ही दिन में 2 युवतियों पर ब्लेड से हमला किया था। मल्हनी उपचुनाव में मतदान के दौरान प्राथमिक स्कूल विदुली में मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। कन्नौज सदर क्षेत्र के जिला अस्पताल में पुलिस के सामने ही युवक दूसरे युवक को गोली मारने की धमकी दे रहा है। जिला अस्पताल में युवक ने उत्पात किया। पुलिस आरोपी युवक का मेडिकल कराने आई थी। पुलिस ने युवक को शांति भंग में जेल भेज दिया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संदिग्ध हालातों में एक प्रॉपर्टी डीलर का शव बरामद हुआ है। मोहनलालगंज के पूरन नगर की ये घटना है। पता चला है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले विजय प्रताप रावत का ये शव है। पुलिस ने शव के पास से कारतूस के 2 खोखे भी बरामद किए हैं। वहीं शव के पास एक दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो मिली है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला है। वहीं मृतक के परिवार का कहना है कि गोली मारकर हत्या की गई है। मुरादाबाद में अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर खनन की वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसके बाद हरकत में आई थाना पाकबड़ा पुलिस ने 9 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त करते हुए अवैध खनन करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आगे भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ऐसे ही अभियान चलाया जाएगा। लॉकडाउन में टीकाकरण से वंचित रहे गर्भवती और 1 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएम ने पाठकपुर में टीकाकरण सत्र का फीता काट कर उद्घाटन किया। टीकाकरण के विशेष अभियान के अंतर्गत 8,414 बच्चों और 7,812 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया, जिनका अपने तय समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया था। प्रदेश स्तर से मिले निर्देश के क्रम में ये किया गया। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीर मोहल्ला पीला खदाना में बड़ा हादसा हो गया। शादी वाले घर में उस समय मातम पसर गया जब बीती रात्रि कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई और 1 दर्जन सो रहे लोगों पर गिर पड़ी। मकान की कच्ची छत गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 227 अभियुक्तों को अक्टूबर माह में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में चोरी, हत्या, शराब तस्कर और अन्य नशीले पदार्थों के साथ जुए और सट्टे के आरोपी शामिल हैं। गंगो ब्लॉक के गांव खेरसाल में लगभग 8 वर्षों से बना हुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र सफेद हाथी बना हुआ है। ग्रामीणों को अभी तक इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। बीमार होने पर ग्रामीण अभी भी पास पड़ोस के कस्बों में अपना इलाज कराने को मजबूर है। उधर इस पूरे मामले पर जिला चिकित्सा अधिकारी बीएस सोडी का कहना है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में कब्जाधारी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिससे वो सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। सोनभद्र जिले के जुगेल थाना क्षेत्र के अगौरी खास ग्राम पंचायत में एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। हादसे के दौरान ट्रक में आग लग गई। इस घटना के दौरान ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाई।